Hi everyone, how are you all? This is me Khan Razwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. Students, सेल मेम्ब्रेन को जानने के बाद, सेल ऑर्गेनल को स्टडी करने के बाद हमने ये जाना कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होता है। मतलब ये कुछ चीज़ों को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, परमिशन देगा, एंट्री देगा और कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने से रोकेगा। इसे हम बेसिकली कहते हैं स्टूडेंट मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और इनमें कौन सारी प्रोसेस इंक्लूड है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। सी सेल ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स मूव इन एंड आउट of the cell through the cell membrane as the cell membrane is selective permeable membrane। इसमें बेसिकली स्टूडेंट पैसिव प्रोसेस है एंड एक्टिव प्रोसेस है। पैसिव नाम से ही बता रहा है आपको, ये ऑटोमेटिकली है, इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपकी बॉडी में जितने भी सेल में एनर्जी बन रही है वो सारे इसमें यूज़ नहीं होंगे, सेव हो जाएंगे। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में क्या स्टूडेंट, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना वो स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, मतलब बहुत एनर्जी है उसमें, तो ऑब्वियसली ऐसे ये सारी टिप्स हैं याद करने के बस। तो एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सी पैसिव प्रोसेस में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, बट एक्टिव प्रोसेस में इंडोसाइटोसिस है एंड एक्सोसाइटोसिस है। इंडोसाइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट डोंट वरी, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहें। सी पहले हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट पैसिव प्रोसेस में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को। तो डिफ्यूजन कहते किसको है स्टूडेंट? चलिए डेफिनेशन पे देखते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये तो हो गई आपके बुक की डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं रट्टाफिकेशन। बट इन एक्चुअल वर्ल्ड में डिफ्यूजन होता क्या है? तो देखो स्टूडेंट, दो चीज़ें बहुत ही फ्रीली मूव करती हैं हमारे सेल के अंदर, वो अंदर बाहर बहुत ईजिली जाती हैं, वो है गैसेस एंड वाटर। इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता स्टूडेंट। रही बात डिफ्यूजन की, तो आप ये समझ लो, आप एक ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें वाटर फिल कर दो और उसमें आप एक ड्रॉप इंक डाल दो। थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे कि वो इंक की जो ड्रॉप थी वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो रही है और वो वाटर का कलर बिल्कुल इंटेंस ब्लू हो जाता है, होता है ना। तो बस स्टूडेंट इसे ही तो कहते हैं हम डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन का मतलब ही होता है स्टूडेंट डिस्पर्स। डिस्पर्स वर्ड से डिफ्यूजन आया है और डिस्पर्स का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना। तो डिफ्यूजन को अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे डिस्पर्स मतलब स्प्रेड हो जाना, मतलब फैल जाना। अब ये रैंडमली फैलता नहीं है स्टूडेंट, स्प्रेड नहीं होती। इनके भी एक अपने नियम कानून है। क्या है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सी स्टूडेंट, आपने रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी किया होगा स्टैंडर्ड 7th में। अगर आप रिस्पायरेशन के बारे में नहीं जानते हो, डोंट वरी, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको रिस्पायरेशन एज अ टॉपिक स्टडी करना है 10th बायोलॉजी में। लेकिन फिर भी मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको समझा दूँ। देखो रिस्पायरेशन में होता क्या है कि हम जो खाना लेते हैं, जो फूड का इंटेक करते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, स्टोर होता है। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब हमने जो खाना लिया उसका वो खाना हमारा टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन के हेल्प से, है ना। और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, वाटर मिला और एनर्जी मिला। मतलब रिस्पायरेशन का मतलब यही होता है स्टूडेंट, हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो जाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिल जाना। इसे कहते हैं हम रिस्पायरेशन भैया, ठीक है। तो रिस्पायरेशन का डिफ्यूजन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक पिक किया है। तो रिस्पायरेशन में क्या हुआ स्टूडेंट? देखो रिस्पायरेशन के पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ कि आपने जो फूड लिया ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर हुआ वो ऑक्सीजन के हेल्प से कंबाइन हुआ, मिक्स हुआ, है ना। तो मतलब ऑक्सीजन का इसमें यूज़ हो गया ना। तो देखो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। ये जो पर्पल अब डॉट देख रहे हो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन तो ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो गए रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब लेकिन सेल के बाहर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। तो अब ऑक्सीजन क्या करता है स्टूडेंट?
ये अंदर से बाहर आने की कोशिश करेगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ये सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में आने की कोशिश करेगा। तो मतलब ऑक्सीजन तो स्प्रेड हो गया ना, डिफ्यूज हो गया, लेकिन कैसे हो, सॉरी डिस्पर्स हो गया, लेकिन कैसे हुआ स्टूडेंट? सी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन मतलब तो होगा क्या स्टूडेंट कि ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना। तो बाहर बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मतलब मात्रा कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये तो ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो गया ना रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट, ये जो बाहर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये जो बाहर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये सारे सेल के अंदर जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन विल मूव्स इनसाइड द सेल, है ना। तो हुआ क्या स्टूडेंट? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ था? सेल के बाहर था, मतलब सेल के बाहर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा था, मतलब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो ये हाई से कहाँ मूव किए? लो पे मूव किए। सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो था, कम था, तो बस इसे ही तो कहते हैं स्टूडेंट डिफ्यूजन। सो सिंपल। लेकिन देखो रिस्पायरेशन के बाद क्या होता है? रिस्पायरेशन हो गया भैया, ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया और हमें 3 प्रोडक्ट मिले, एनर्जी भी मिल गई, वाटर भी मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल गया। तो देखो मतलब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, है ना। ये 3 प्रोडक्ट बने तो हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। तो रिस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में बहुत ज़्यादा आ गया स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब ये हाई कंसंट्रेशन में हो गए हमारे सेल के अंदर, है ना। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट? डेफिनेशन क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। कब? आफ्टर रिस्पायरेशन। तो क्या होगा? ये सेल से बाहर आने की कोशिश करेगा। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हाई कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा थे, है ना। ये हाई कंसंट्रेशन से जंप करेंगे लो कंसंट्रेशन पे और इस तरह से इक्वलाइज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो यही तो है स्टूडेंट डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिंपल डेफिनेशन में आप ये समझ लो, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। स्प्रेड हो गया भैया, लेकिन कैसे स्प्रेड होंगे? जहाँ पर इनकी मात्रा ज़्यादा है वो वहाँ से ज़्यादा से शिफ्ट होकर के जहाँ पर इनकी मात्रा कम है वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। दैट्स इट। सी, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट, जमा हो जाना इनसाइड द सेल हो गया ना आफ्टर रिस्पायरेशन, लेकिन थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट हो गया प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, थोड़ा है ना। तो CO2 विल मूव्स आउटसाइड, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। सिमिलरली बिफोर रिस्पायरेशन होगा, लिटिल ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड द सेल एंड मूव एंड मोर ऑक्सीजन इज लेफ्ट आउटसाइड द सेल, सो ऑक्सीजन विल मूव इन। सी स्टूडेंट, इस टॉपिक में मैंने आपको रिस्पायरेशन भी समझा दिया, डिफ्यूजन भी समझा दिया, दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग भी समझा दी। तो ये स्टूडेंट बहुत आसान भाषा में था डिफ्यूजन को समझना। अब देखो डिफ्यूजन कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करता स्टूडेंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये एवी फ्लो करते हैं, ठीक है। कोई इन पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई पर्दा या कोई झिल्ली इनको चाहिए नहीं, ठीक है। ये बस स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर एनी SPM, कैन ऑपरेट इन एनी मीडियम, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉलिड जाएंगे, लिक्विड जाएंगे, गैसेस जाएंगे, ये सारे चीज़ कौन कंट्रोल करता है? डिफ्यूजन कंट्रोल करता है। मतलब डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंट्री करते हैं, मतलब बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन एंटर। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस में बहुत जल्दी डिफ्यूजन होगा, बहुत जल्दी स्प्रेड करेंगे, है ना। लिक्विड में कम होंगे और सबसे कम सॉलिड में होंगे। अब ऑस्मोसिस का देखो स्टूडेंट, देखो डिफ्यूजन में आपने देखा ना, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई ही नहीं, कोई एनर्जी आपका स्पेंड नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, है ना। लेकिन
ऑस्मोसिस देखो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाँ भाई साहब देखो, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का मूवमेंट करा सकता है, लेकिन डिफ्यूजन क्या था, ये तो सॉलिड लिक्विड गैसेस का भी मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या करेगा, ये सिर्फ पानी के अलाउ करेंगे, ये सिर्फ सॉल्वेंट का अलाउ करेगा। सी अक्रॉस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अब देखो स्टूडेंट, दो चीज़ आप जरा नोटिस करो, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन था, हाई से लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा है वहाँ से जाएगा जहाँ पर कम मात्रा है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस में भी वही हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर भी हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, क्योंकि वाटर की तो टेंडेंसी ही है स्टूडेंट, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर इनके बीच होना चाहिए। जैसे आपके घरों में वाटर फिल्टर है ना, एक्वागार्ड, ये सब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही रन होते हैं स्टूडेंट। सी ऑस्मोसिस को डेफिनेशन समझने के लिए यहाँ पर आप देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाई कंसंट्रेशन मतलब इनकी मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ये लो कंसंट्रेशन, इनकी मात्रा यहाँ पर कम है, ठीक है। और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, किसमें, ऑस्मोसिस में। तो होता क्या स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बस इसे ही तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करके जहाँ पर इनकी मात्रा कम है वहाँ चले जाते हैं, मतलब हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन पर चले जाते हैं। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ स्टूडेंट, ताकि ये सिर्फ वाटर जाए, सिर्फ सॉल्वेंट चीज़ें जाए, बड़ी चीज़ें, लार्ज साइज सॉल्यूट चीज़ नहीं जाए, ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ही, मतलब ये एज अ फिल्टर है समझ लो, इसमें रह जाए, ये इसके थ्रू पार ना हो पाए। लेकिन डिफ्यूजन में क्या था, डिफ्यूजन में तो सॉलिड लिक्विड गैसेस सारी चीज़ें स्प्रेड होती थी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। अगर नहीं है तो सारी चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं, इनमें भाई सब है, तो जो लार्ज साइज चीज़ें हैं, बिग साइज चीज़ें हैं, वो इसमें फंस जाती हैं, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये समझ लो, एक चाय पत्ती आपने देखी है ना, जब आप चाय बनाते हो तो स्ट्रेनर से आप चाय को स्ट्रेन करते हो, छानते हो, तो बस ये एक स्ट्रेनर है, तो लिक्विड पोर्शन, सॉल्वेंट पोर्शन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चला गया, लेकिन जो सॉल्यूट थे वो इसमें आकर फंस गए। सो सिंपल। सी स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस एसपीएम, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। देखो सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है ना, सिर्फ लिक्विड चीज़ें जाएंगी। मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एसपीएम, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होना ही चाहिए। ओनली इन लिक्विड मीडियम, ये सिर्फ ऑपरेट करते हैं लिक्विड मीडियम में। इट डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉलिड। ऑफ कोर्स भैया, जब आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दोगे तो सॉल्यूट चीज़ तो इसमें आकर के चिपक जाएंगी ना। देखो, चिपकने का मतलब है कि ये फर्दर क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ऑफ कोर्स सी ऑस्मोसिस इज एप्लीकेबल टू ओनली सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स वही बात, मतलब वाटर, है ना। वाटर सॉल्वेंट क्या है, वाटर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। सी रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड करेगा स्टूडेंट सरफेस एरिया पे। ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया है तो ऑस्मोसिस का रेट फास्ट होगा, और ये स्टूडेंट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब हाई टेम्परेचर तो फास्टर ऑस्मोसिस होंगे। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद स्टूडेंट कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में? कनेक्शन तो हमें ये दिखा भाई साहब कि दोनों बिल्कुल एनर्जी नहीं इनमें यूज़ हो रही है ना। और दूसरा हमने ये देखा कि डिफ्यूजन में तो गैस, सॉलिड और लिक्विड सारों चीज़ों का स्प्रेड हो रहा था, डिफ्यूज़ हो रहा था। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़ हो रहा था, लेकिन किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या हम ऑस्मोसिस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ऑफ कोर्स स्टूडेंट, तो ऐसे डेफिनेशन ड्राइव होते हैं स्टूडेंट। सी मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोसिस। वेरी ऑब्वियस, वाटर हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेटेड एरिया, बता चुकी हूँ। सी लो कंसंट्रेशन एरिया मतलब समझ लेना, लो लेवल मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब इसमें
लेवल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, हाई कंसंट्रेशन एरिया में नहीं के बराबर ये बहुत कम सॉल्यूट होंगे। सी सेल एब्जॉर्ब वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेल अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की एंट्री करता है या गैस की एंट्री करता है बिना एनर्जी खर्च किए, क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है। सी ऑस्मोसिस हेल्प इन सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट हेयर। तो प्लांट जो वाटर ट्रैप करता है स्टूडेंट, प्लांट जो वाटर अपने तरफ खींचता है सॉइल से, तो वो ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही ये वाटर खुद की तरफ खींच पाते हैं, ले पाते हैं। अब देखो भाई साहब लास्ट टॉपिक, अब देखो हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन समझेंगे ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन का तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया रिस्पायरेशन से, है ना। तो चलिए अब ऑस्मोसिस समझते हैं। देखो स्टूडेंट, सोल्यूशन होता है 3 टाइप का, एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, तीसरा होता है हाइपरटोनिक। आइसो का वर्ड ही होता है स्टूडेंट मतलब इक्वल। आपने स्टडी किया होगा मैथ्स में आइसोलेसिस ट्रायंगल, है ना, जिनके सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे साइड्स इक्वल हो। तो आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, सेम। और टोन्स का TONOS, टोन्स का मतलब होता है स्ट्रेस। सही, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द सॉल्यूशन outside the cell. See, amount of water transported into the cell is equal to the amount of water transported out from the cell. मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन भैया ये है कि सेल के अंदर जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उतना ही मात्रा में सेल के बाहर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसलिए तो इसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा गया है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सेल अपना शेप मेंटेन करके रखता है। वो ना तो शेप में छोटा होता है, ना तो वो साइज में बड़ा होता है ना। देखो ये RBC है, रेड ब्लड सेल है ना। इसके अंदर, इस सेल के अंदर वाटर की मात्रा उतनी ही है जितना सेल के बाहर वाटर की मात्रा है। ये H2O हो गया, सी है ना। ये बेसिकली RBC है स्टूडेंट, ये आप समझ लो। अब रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर पानी की मात्रा 4 डॉट अगर आप देख रहे हो तो बाहर सेल के बाहर भी 4 डॉट ही है, मतलब इक्वल है। ठीक है। अब सेकंड है स्टूडेंट आपका हाइपोटोनिक, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि सिर्फ भैया इसमें वाटर की मूवमेंट होगी, सॉल्वेंट चीज़ों की मूवमेंट होगी, इसलिए हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। सी हाइपो मतलब होता है ब्लो, हाइपो वर्ड मतलब ही होता है स्टूडेंट लो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो इनमें क्या होती है स्टूडेंट, सेल के अंदर पानी की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट, आपके सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू सेल के बाहर। सेल के बाहर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, आपका सेल फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है ना। सी सेल इन्फ्लेट, ऑफ कोर्स सेल फूल जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो सेल हमारा फूल जाएगा एंड इवेंचुअली ब्रस्ट, ये फट जाता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटोनिक का अपोजिट। हाइपर मतलब होता है अबव, हाइपो मतलब होता है बिलो। हाइपरटोनिक में क्या होता है स्टूडेंट, आपके सेल के बाहरी इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सेल के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल कम होती है। इसके कारण क्या होता है, सेल हमारा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ने लगता है ना। इसलिए सेल का जब ऑब्वियसली सेल सिकुड़ेगा, वो श्रिंक होगा, तो सेल का शेप भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमने ये जाना स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि वाटर सारा सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो गया। सी आइसोटोनिक क्या करता है, सेल मेंटेन करता है ऑब्वियसली, क्योंकि इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर इक्वल रहते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ही होता है। अब हम कहते हैं ना, अरे यार ये बहुत हाइपर हो रहा है ना, बहुत इसका गुस्सा खोल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर हम कहते हैं ना हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब ही होता है अब। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें आपका मतलब सेल के बाहर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर मात्रा पानी की ज़्यादा हो जाती है, इनसाइड ज़्यादा होता है, इसलिए सेल ज़्यादा पानी की मात्रा रहने से सेल फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। सी
अगर प्लांट में हाइपरटोनिक होता है स्टूडेंट, तो हम उसके लिए एक प्रिसाइजली वर्ड यूज़ होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। लेकिन एनिमल सेल में अगर ये हाइपरटोनिक की कंडीशन आती है तो हम उसे कहते हैं स्टूडेंट क्रीनिएटेड। तो प्लांट सेल में आई, उसे हमने प्लाज्मोलाइज्ड कह दिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जैसा कंडीशन आया। एनिमल सेल में अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन जैसा कंडीशन आ गया तो हमने उसे क्रीनेटेड नाम दे दी। अब स्टूडेंट हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सी स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लेंदी होता है लेकिन आपके टॉपिक, आपके सिलेबस की हर एक चीज़ें कवर अप होती है, ठीक है। सी, इंडो मतलब होता है विद इन, है ना। साइटोसिस का मतलब होता है सेल, मतलब सेल के अंदर। सी स्टूडेंट, इंडोसाइटोसिस ये बेसिकली एक एक्टिव प्रोसेस है ना। तो इसमें एनर्जी का खर्च होगा क्योंकि इनमें स्टूडेंट प्रेशर लगता है। सी इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज साइज लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स आर टेकन इनसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस, इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर बड़े साइज की लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को खुद के अंदर लेता है, इसीलिए इसका नाम है इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब विद इन द सेल, ओके। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने क्या बोला, लार्ज साइज लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड के पोर्शन अलग हो जाएंगे, सॉलिड के पोर्शन अलग हो जाएंगे। तो सॉलिड की हो गई भैया, तो इनका नाम हो गया फैगोसाइटोसिस। सी, फैगो मतलब होता है ईटिंग, खाना। साइटोसिस मतलब वैसे भी सेल, है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सेल बड़े साइज, लार्ज साइज के सॉलिड पार्टिकल खुद के अंदर लेता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर वो लार्ज साइज लिक्विड न्यूट्रिएंट्स लेता है तो हम उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब समझ लो भाई, पानी पीना, बस एकदम सिंपल टिप्स। पिनो मतलब ड्रिंकिंग, साइटोसिस मतलब सेल। से इंडोसाइटोसिस रिक्वायर एनर्जी, सो एक्टिव प्रोसेस, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। देखो स्टूडेंट, पैसिव प्रोसेस एंड एक्टिव प्रोसेस को आपको डिटेल 11th में स्टडी करना है बायोलॉजी में। इनके और भी टाइप्स होते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।